जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं बरखा शर्मा आपके साथ कर रही हूँ बीएनएसएस की सीरीज। बीएनएसएस की सीरीज को करते करते हम पहुंच गए हैं चैप्टर 13 की तरफ और चैप्टर 13 के साथ हम पहुंच गए हैं इसके पार्ट नंबर बी पे, क्योंकि हमने इससे पहले इसका पार्ट 1 को कंप्लीट कर लिया है। पार्ट 1 के बाद आज हम जिसकी बात करेंगे, जिस सेक्शन की बात करेंगे, वो पार्ट बी में कवर हो जाएंगे। मतलब हमने पहले किए थे 173 से लेके 180 तक के सेक्शंस को, ठीक है। 180 तक हमने सेक्शंस कवर कर लिए थे और आज हम पार्ट बी की बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे 181 से लेके सेक्शंस के तक की। जो बाकी बचे हुए सेक्शंस होंगे वो अभी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। 196 होगा ना ये, 181 से 196 तक। जैसा कि आप जानते हैं ये सीआरपीसी का वही चैप्टर है जो कि है 12 नंबर का चैप्टर ऑफ सीआरपीसी। सीआरपीसी में जो सेक्शंस कवर कर रहा है वो कवर कर रहा है सेक्शन 154 से लेके 176 तक, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। अब इस वाले जो पार्ट में आएगा वो ये बोल रहा है कि भाई 181 से लेके हम जो बचे हुए सेक्शन है 196 तक वो कवर करेंगे। तो सबसे पहला वाला सेक्शन है सेक्शन नंबर 181, जो बात करता है कि वही सेक्शन है जो है सीआरपीसी का 162, पुलिस को किया गया कथन और उसका उपयोग। इसका मतलब हो गया कि भाई स्टेटमेंट्स टू पुलिस एंड यूज देयर ऑफ। तो क्या होगा इसके अंतर्गत, जो पुलिस ऑफिसर है वो क्या कर रहा है, जो कौन सा पुलिस ऑफिसर आएगा इसके अंतर्गत, जो अन्वेषण कर रहा है। तो पुलिस ऑफिसर से जो अन्वेषण यानी जब इन्वेस्टिगेशन किया गया था उस दौरान कोई अगर कथन लेखबद्ध किया जाता है, कोई जो स्टेटमेंट वगैरह होता है अगर उसको रिकॉर्ड किया जाता है, रिटर्न किया जाता है, तो हस्ताक्षरित नहीं किया जाएगा और उसका साक्ष्य में उपयोग में भी नहीं लिया जाएगा। इसका मतलब होता है कि जो संस्वीकृति होती है वो पुलिस के समक्ष नहीं की जाती है। संस्वीकृति के हम सेक्शंस कहाँ पे पढ़ते हैं, संस्वीकृति के हम सीआरपीसी के साथ साथ एविडेंस में भी पढ़ते थे और ऐसा का ऐसा हम बीएनएसएस के साथ साथ हम बीएसए में भी संस्वीकृति के प्रोविजंस को पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक भूमिका तैयार कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद जो एक्ट आएगा वो कौन सा आएगा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। क्योंकि जो भारतीय न्याय संहिता है वो हमने कंप्लीट कर ली है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हमारी चल रही है और फिर आएगा हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है। तो जो संस्वीकृति के प्रोविजंस होते हैं वो ना केवल सीआरपीसी में होते हैं बल्कि यानी कि बीएनएसएस में होते हैं, बल्कि बीएसए में भी होते हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी होते हैं। तो अगर पुलिस को कोई कथन अगर लेखबद्ध किया जाता है, रिटर्न किया जाता है, तो उसको हस्ताक्षरित नहीं किया जाएगा, उसका साक्ष्य के रूप में एविडेंस नहीं लिया जाएगा। लेकिन क्या बोल रहा है, यहाँ पे आता है एक एक्सेप्शन, एक आता है परंतु। जो क्या बोल रहा है कि जो बीएसए होगा हमारा यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का जो सेक्शन 148 होगा उसके अंतर्गत इसका उपयोग किया जा सकेगा। जैसे संपोषक साक्ष्य वगैरह होते हैं ना, उनके अंतर्गत इसका उपयोग किया जा सकेगा, ठीक है। और ऐसा का ऐसा सेक्शन जो था ना, जो 162 था सीआरपीसी में, तो वो भी एक बात कर रहा था। वो क्या बात कर रहा था कि वो एविडेंस का कौन सा सेक्शन ले रहा है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर करते हुए पढ़ रहे हैं बीएनएसएस को और सीआरपीसी को। तो जब अगर भारतीय साक्ष्य अधिनियम का कोई सेक्शन आएगा तो हमको इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन से उसको जरूर देखना चाहिए। तो क्या बोल रहा है इसके अंतर्गत कि भाई जो अपन वो आते हैं ना सेक्शन 145 जो आता है किसका, बीएस उसका इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो यहाँ पे उपयोग में लाया जा सकता है। बीएसए का तो हो जाएगा 145 और इंडियन एविडेंस एक्ट का हो जाएगा 145, उसके रूप में इसका यूज किया जा सकता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेक्शन 182 की। जो क्या बात कर रहा है, ये बात कर रहा है कि कोई उत्प्रेरणा नहीं दिया जाना। जो कि सेक्शन 182 है वो हमको बोल रहा है कि वही सेक्शन है जो 163 है सीआरपीसी का। इसमें कहा जाता है कि कोई भी उत्प्रेरणा नहीं दी जाएगी, यानी नो इंड्यूसमेंट टू बी ऑफर्ड। कौन नहीं देगा, कोई पुलिस ऑफिसर। कोई भी पुलिस ऑफिसर जो होगा पूछताछ वगैरह कर रहा होगा उसके दौरान किसी भी साक्षी वगैरह को क्या नहीं देगा, कोई भी उत्प्रेरणा नहीं देगा, धमकी नहीं देगा, वचन नहीं देगा। तो ये सारे प्रोविजंस हमको कहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का आएगा सेक्शन नंबर 22। वहां पे जाके हमको देखना पड़ेगा कि भाई उत्प्रेरणा की क्या बात कही है, धमकी वचन वगैरह की क्या बात कही गई है। जो प्रोविजंस वहां पे दिए गए हैं उनको ये यहाँ पे फॉलो नहीं करेगा। इसका मतलब कि जो भी उत्प्रेरणा होगी वो नहीं देगा, किसी तरह की धमकी नहीं देगा, किसी तरीके का कोई प्रॉमिस वगैरह नहीं देगा,
ठीक है, कब नहीं देगा? पूछताछ के दौरान। कौन नहीं देगा? पुलिस ऑफिसर। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की। सेक्शन आता है 183। 183 इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है क्योंकि यहाँ पे की जाती है संस्वीकृतियों और कथनों को अभिलिखित करना। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 164 है सीआरपीसी का, इसका भाई एक तरीके से, क्योंकि 183 में वही बात कही है जो कि है 164 में। रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशंस एंड स्टेटमेंट्स की बात की रखी है। कन्फेशन की इन्होंने यहाँ पे स्पेलिंग गलत रखी है, पर कोई बात नहीं, हमको पता है कि बेसंस्वीकृति का मतलब कन्फेशन होता है। कन्फेशन को अभिलिखित करना और क्या करना? कथनों को अभिलिखित करना। इसका मतलब हो गया रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशंस एंड स्टेटमेंट्स की बात की जा रही है। ठीक है, तो क्या होता है? डीएम करेगा। कौन? डीएम, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसको कि अपराध की जानकारी मिली है, उसको पता चला है कि कोई ऑफेंस हो गया है, तो जो भी उसकी जुरिस्डिक्शन होगी, जो भी उसकी अधिकारिता होगी या नहीं, मतलब अगर जुरिस्डिक्शन होगा तो भी और नहीं होगा तो भी, अन्वेषण के दौरान, इन्वेस्टिगेशन के दौरान, जांच या विचारण होने से पहले, तो देखिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि कब होगा ये चीज, तो जांच या विचारण प्रारंभ होने से पहले उसके सामने की गई संस्वीकृति या कथन को अभिलिखित कर सकता है। तो कन्फेशन कौन अभिलिखित करेगा? मजिस्ट्रेट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने डीएम लिख रखा है, तो डीएम होगा, इसको जुरिस्डिक्शन हो या नहीं, ये क्या करेगा? संस्वीकृति को अभिलिखित कर सकता है। ठीक है, पुलिस ऑफिसर किसी भी संस्वीकृति को अभिलिखित नहीं करता है। इसका मतलब हो गया जो पुलिस ऑफिसर होता है वो संस्वीकृति अभिलिखित नहीं कर सकता है। अब ये बोल रहा है लेकिन ये कथन संस्वीकृति अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के अधिवक्ता की उपस्थिति में ऑडियो वीडियो साधन से की जाएगी। मजिस्ट्रेट के सामने होगी, लेकिन जो हमारा अक्यूज्ड होगा, उसके जो एडवोकेट होगा, उसके सामने ऑडियो वीडियो जो होगा उसके साधनों के द्वारा रिकॉर्ड किए जाएंगे। परंतु पुलिस ऑफिसर जो होगा किसी भी तरह की संस्वीकृति को अभिलिखित नहीं करेगा। यानी कि जो पुलिस ऑफिसर होता है वो किसी भी कन्फेशन को रिकॉर्ड नहीं कर सकता है, अभिलिखित नहीं कर सकता है। ठीक है, कन्फेशन हमेशा मजिस्ट्रेट करता है। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। अब ये बोल रहा है कि संस्वीकृति लिखी, मान लीजिए अक्यूज राजी हो गया कि भाई मैं मजिस्ट्रेट के सामने अपनी कन्फेशन करना चाहता हूँ, तो जो सब संस्वीकृति करेगा, कन्फेशन करेगा, तो उससे पहले जो मजिस्ट्रेट होगा वो अभियुक्त को समझाएगा, जो अपराधी मतलब जिसके ऊपर अभियुक्त आरोप वगैरह लगा है उस व्यक्ति को समझाएगा कि वो कन्फेशन करने के लिए बाध्य नहीं है, मतलब कि उसको वो कन्फेशन करे ये जरूरी नहीं है, और अगर उसने ऐसा कन्फेशन किया तो वो उसके खिलाफ एविडेंस के रूप में उपयोग में ली जा सकती है। और मजिस्ट्रेट तब तक संस्वीकृति अभिलिखित नहीं करेगा जब तक कि उसको ये विश्वास नहीं हो जाता कि जो संस्वीकृति की गई है वो स्वेच्छा की गई है, यानी कि जो अभियुक्त है इसने अपनी मर्जी से, मर्जी मतलब ये राजी होकर ऐसा कर रहा है, इसने खुद बिना किसी के दबाव में आए अपनी खुद की मर्जी से क्या कर रहा है? संस्वीकृति कर रहा है। संस्वीकृति किसके संबंध में होती है? अपराध के संबंध में। ए नाम का व्यक्ति है, इसने हत्या की बी की, गया और कोर्ट में जाता है, कोर्ट में जाके मजिस्ट्रेट के सामने कन्फेशन करता है, तो मजिस्ट्रेट इसको समझाएगा कि भाई तुम जो कन्फेशन कर रहे हो इसको करने के लिए तुम बाध्य नहीं हो, अगर फिर भी तुम कन्फेशन करते हो तो तुम्हारे खिलाफ इसको एविडेंस के रूप में उपयोग में लिया जाएगा। फिर ये बोलेगा कि मैं अपनी मर्जी से ये कर रहा हूं तो एक्सेप्टेबल किया जाएगा, पर अगर इसने किसी दबाव में आगे, उत्प्रेरणा में आके अगर ऐसा किया है तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, और यदि कोई व्यक्ति कहता है कि वह संस्वीकृति नहीं करना चाहता तो मजिस्ट्रेट उसे पुलिस अभिरक्षा में नहीं भेजेगा। मान लीजिए ए आया कोर्ट के सामने, तब तक उसका मन करा कि भाई मैं कन्फेशन करना चाहता हूँ, पर बाद में उसके दिमाग से ये बात फिर गई। ठीक है, आप कई बार देखते होंगे ना कई मूवीज वगैरह में कि वो बोलता है कि मैं जाके कन्फेशन कर दूंगा, मैंने खून किया है, ये किया है ना, लेकिन जब मजिस्ट्रेट के सामने बोलने की बारी आती है और वो व्यक्ति अगर पलट जाता है तो वो उसको उसके लिए बाध्य नहीं कर सकता है, मजिस्ट्रेट नहीं बाध्य कर सकता, पुलिस नहीं कर सकता, फिर मजिस्ट्रेट उसको पुलिस अभिरक्षा में भी, पुलिस कस्टडी में भी नहीं भेजेगा। और जो संस्वीकृति होगी, कन्फेशन होगा, वो किस रीति से, मतलब किस तरीके से अभिलिखित की जाएगी? सेक्शन 316 के अकॉर्डिंग अभिलिखित की जाएगी।
ठीक है, और अभियुक्त उस पर हस्ताक्षर करके अपना ज्ञापन लिखेगा। मतलब ज्ञापन क्या होता है कि भाई मैं अपने पूरे होशोहवास में ऐसा कर रहा हूँ, इस मजिस्ट्रेट के सामने आज दिनांक को अपनी संस्वीकृति को हस्ताक्षरित कर रहा हूँ, ये सब चीजें करेगा। और संस्वीकृति से भिन्न कथन मजिस्ट्रेट द्वारा उस रीति में लिखे जाएंगे जो आवश्यक हो। ठीक है, अब ये संस्वीकृति तो इस तरीके से लिखी जाएगी, पर संस्वीकृति से भिन्न कोई कथन किए गए, साक्षी कोई नॉर्मल कथन कर के गया तो वो उस तरीके से लिखे जाएंगे जो भी उसको सही लगता है, परंतु शपथ पत्र पर नहीं लिए जाएंगे, शपथ पर नहीं लिए जाएंगे, ओथ पे नहीं लिए जाएंगे। अब बात आती है नेक्स्ट पॉइंट की। ये बोल रहा है कि जो बीएनएस के सेक्शंस होते हैं, बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता, जिसने आईपीसी की जगह अपनी जगह ली है, ठीक है ना। तो आईपीसी की जगह जो नई आई है बीएनएस, उसके जो सेक्शन है 64 से 71, 74 से 79, 124, ये महिलाओं के विरुद्ध अपराध आते हैं ना, उस वाले चैप्टर के अंतर्गत है। तो दंडनीय मामलों में मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति का कथन जैसे ही पुलिस की नॉलेज में अपराध करना आता है रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, मतलब जैसे ही उसको पता चलता है कि भाई पुलिस की नॉलेज में आ गया कि ये अपराध हो गया, तो उस कथनों को रिकॉर्ड करेगा, परंतु महिला मजिस्ट्रेट द्वारा, पुरुष मजिस्ट्रेट द्वारा महिला की उपस्थिति में किया जाएगा। यानी कि जो कथन होंगे वो महिला मजिस्ट्रेट के द्वारा रिकॉर्ड किए जाएंगे, और अगर कोई पुरुष मजिस्ट्रेट ऐसा करता है तो उसको लिए महिला की उपस्थिति होनी वहां पे आवश्यक होगी। और 10 वर्ष से, देखिए ये वाले जो पॉइंट्स है ना ये नए हैं, तो इनको थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि 10 वर्ष से अधिक कारावास से दंडनीय मामलों में मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी के साक्ष्य के कथनों को रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, फिर है मानसिक या शारीरिक रूप से कोई व्यक्ति निशक्त है तो द्विभाषी यानी जो ट्रांसलेटर वगैरह होते हैं ना, और कोई विशेष एजुकेटर वगैरह होते हैं उनकी सहायता लेगा। ऐसे व्यक्ति होते हैं ना जो विकृचित वगैरह होते हैं, जो साइन लैंग्वेज समझते हैं, उनकी हेल्प लेगा। और इनकी जो रिकॉर्डिंग वगैरह होगी वो भी ऑडियो वीडियो के माध्यम से ही की जाएगी। और संस्वीकृति कथन करने वाला संस्वीकृति या कथन रिकॉर्ड करने वाला मजिस्ट्रेट उस मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा जो जांच विचारण करेगा। ठीक है, जो भी चीजें रिकॉर्ड वगैरह करी तो उस मजिस्ट्रेट के पास, मान लीजिए जिसकी अधिकारिता थी उसने की तो ठीक है, जिसकी अधिकारिता नहीं थी उसने रिकॉर्ड करी तो उस मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा जो जांच या विचारण कर रहा है। अब इसके बाद आता है सेक्शन 184। सेक्शन 184 वही सेक्शन है जो कि है सीआरपीसी का 164 का ए। क्या बोल रहा है इसके अंतर्गत? इसके अंतर्गत बोल रहा है कि मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम ऑफ रेप। तो जो रेप का विक्टिम होता है उसके मेडिकल एग्जामिनेशन की बात की जा रही है कि जहां रेप अटेम्प्ट हुआ है या रेप का कोई ऑफेंस हुआ है, उसकी अपराध की जानकारी मिली और उसका किया जा रहा है इन्वेस्टिगेशन। तो किसके द्वारा किया जाएगा? किसी चिकित्सा विशेषज्ञ के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसकी क्या की जानी है? परीक्षा की जानी पड़ेगी। किसकी? उसकी बलात्संग का पीड़ित है तो उसको ऐसे थोड़ी ना करेंगे, ऐसे छोड़ देंगे, उसको उसका एग्जामिनेशन वगैरह करेंगे कि भाई वाकई में रेप हुआ है कि नहीं हुआ, या किस हद तक रेप हुआ है, या उसको किस तरीके की क्रूएल्टी वगैरह की गई है उसके साथ, तो वो सब चीजें देखी जाएगी। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि जहां रेप अटेम्प्ट हुआ हो, रेप का ऑफेंस हुआ हो, तो जैसे ही अपराध की जानकारी वगैरह मिलेगी तो क्या किया जाएगा? किसी चिकित्सक के विशेषज्ञ से उसकी परीक्षा की जाएगी। और कौन सा होगा ऐसा चिकित्सक के परीक्षक? ऐसा कौन सा होगा मेडिकल एग्जामिनर? ऐसा होगा जो किसी सरकार के द्वारा यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट कौन सी होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, या कोई जो स्थानीय प्राधिकारी वगैरह होते हैं, लोकल अथॉरिटी वगैरह के द्वारा कोई हॉस्पिटल वगैरह चलाए जा रहे हैं उसमें होगा, या उसमें कोई अपॉइंट वगैरह कोई रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा उसके द्वारा किया जाएगा। मान लीजिए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर भी एब्सेंट है तो किसी अदर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा ऐसा किया जाएगा। और इस तरीके की परीक्षा करने से पहले या तो महिला की कंसेंट ली जाएगी या कोई अन्य व्यक्ति जो उसकी तरफ से सहमति देने के लिए सक्षम हो उसके द्वारा कंसेंट वगैरह ली जाएगी। और महिला को अपराध होने का पता लगने से 24 घंटे में उसको रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास लेके जाया जाएगा। आप बोलेंगे मैम 24 घंटे में क्यों लेके जाया जाएगा? अरे भाई जो वो होते हैं सबूत वगैरह मिट जाते हैं, तो फिर उसके लिए क्या होता है कि 24 घंटे होता है। जैसे ही मान लीजिए महिला मिली, कि जैसे आप देखते हैं ना कई बार रोड पे महिला मिल गई तो उसको ऐसे वेट नहीं करते कि अरे भाई कोई बात नहीं अभी तो मिली है अभी किसको पहुंचाएंगे फिर करेंगे, ऐसे नहीं। जैसे ही अपराध की जानकारी मिली है उसके 24 घंटों के अंदर अंदर उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होना बहुत जरूरी है। उसको मेडिकल एग्जामिनेशन के प्रैक्टिशनर के पास में उसको भेजेंगे। अब बोल रहा है कि ऐसा जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा वो क्या करेगा? बिना किसी देरी के जैसे ही उसकी जो विक्टिम होती है वो उसके पास आती है उसके शरीर की परीक्षा करेगा।
एग्जामिन करेगा उसकी बॉडी को और उसकी रिपोर्ट वगैरह तैयार करेगा। और उस रिपोर्ट में क्या क्या लिखेगा, भाई उस महिला का क्या नाम है, वो महिला बता देती है तो ठीक है, जो उसकी तरफ से आया वो व्यक्ति बताएगा, ठीक है। और उसका एड्रेस वगैरह लिखेगा अगर पता चल जाता है तो, उसकी एज वगैरह लिखी जाएगी। डीएनए के लिए जो वस्तुएं ली जाएगी, डीएनए में क्या होता है, जैसे एग्जामिनेशन करते हैं तो डीएनए परीक्षण वगैरह किया जाता है, तो उसके लिए जैसे कोई बाल वगैरह लिए, नाखून वगैरह लिए, जो भी उनको जरूरी वस्तुएं लगती है वो उसकी बॉडी से ले सकते हैं। और उसको लगता है कि भाई महिला की बॉडी पे कोई हार्म वगैरह है, उसके निशान वगैरह हैं, जैसे होता है ना रक्त के थप्पे जम गए, नील वगैरह आ जाती है, तो ये देखेंगे। फिर उसके बाद बोलते हैं कि भाई उसकी मेंटल कंडीशन क्या है, जो विक्टिम आया वो क्या अपना बयान देने के लिए सही सिचुएशन में है, बेहोश है, या कोई अदर सिचुएशन है उसकी कि वो समझ ही नहीं पा रहा है, मतलब जो भी उसकी सिचुएशन होती है या कोई अदर इंफॉर्मेशन होगी वो सब कुछ रिकॉर्ड की जाएगी। और रिपोर्ट में जो भी निष्कर्ष वगैरह होंगे, कंक्लूजन वगैरह होंगे, वो सब कुछ शॉर्ट में लिखे जाएंगे। और अगर महिला ने कंसर्न दी थी या उसकी ओर से सहमति दी गई थी तो ये सब कुछ भी लिखा जाएगा। और रिपोर्ट का प्रारंभ व खत्म होने का समय लिखा जाएगा, मतलब जैसे ही उसकी बॉडी के पर एग्जामिनेशन शुरू हुआ तब से लेके और एग्जामिनेशन खत्म हुआ उसके सबके बीच का जो टाइम होता है इसको लिखा जाएगा। और रजिस्टर मेडिकल जो प्रैक्टिशनर होगा वो 7 दिनों के अंदर रिपोर्ट अन्वेषण अधिकारी को, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, उसको देगा। और जो ये ऑफिसर होगा ये अपनी रिपोर्ट किसको देगा, मजिस्ट्रेट को दे देगा। महिला और उसकी ओर से सहमति देने के लिए कोई प्राधिकृत व्यक्ति की सहमति के जो बिना परीक्षा होती है, ऐसा एग्जामिनेशन होता है, वो विधि मान्य नहीं होता है। मान लीजिए अगर उसने सहमति नहीं दी है तो उसकी कंसेंट के बिना उसकी बॉडी को टच नहीं किया जाएगा। सेक्शन 185 क्या बोल रहा है, सेक्शन 185 बोल रहा है कि वही सेक्शन है जो सीआरपीसी का आता है 165। ये वाला सेक्शन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये बात करता है सर्च की। तो यहाँ पे ली जाएगी पुलिस अधिकारी के द्वारा तलाशी। तलाशी किस चीज की ली जाती है, प्लेस की तलाशी। यहाँ पे आती है प्लेस की तलाशी, सर्च ऑफ प्लेस। तो क्या होता है, यदि पुलिस थाने का जो भारसाधक अधिकारी होता है उसको विश्वास हो जाता है कि उसकी जो थाना है उसकी सीमाओं के अंतर्गत कोई आवश्यक चीज होती है। आवश्यक चीज किस संबंध में हो सकेगी, भाई अपराध के संबंध में हो सकेगी। तो कोई उसको लगता है कि भाई आवश्यक चीज मिल सकती है तो वो क्या करेगा, बिना किसी देरी के यानी बिना अनुचित विलंब के आवश्यक तलाशी दे सकता है, जो नेसेसरी सर्च होगी वो कर सकता है। और यदि हो सके तो तलाशी क्या करेगा, सर्च कौन करेगा, पुलिस अधिकारी स्वयं करेगा, यानी कि खुद करेगा। और जो भी सर्च वगैरह करेगा, तलाशी वगैरह लेगा, उसकी ऑडियो वीडियो मोबाइल वगैरह से जिस भी तरीके से उसके पास साधन उपलब्ध हो रिकॉर्डिंग की जाएगी। और वो तलाशी ना केवल खुद कर सकता है बल्कि किसी अपने अधीनस्थ से भी करवा सकता है। अधीनस्थ का मतलब क्या हो गया, सबऑर्डिनेट पर्सन होता है जो पुलिस अधिकारी, जैसे ये पुलिस अधिकारी है इसके नीचे जो काम करता है सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर, उसके द्वारा भी तलाशी करवा सकता है। और तलाशी के संबंध में, सर्च के संबंध में जनरल प्रोविजंस लागू होंगे जो कि हमने पढ़े थे सेक्शन 103 के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ के प्रोविजन को आप एक बार रिवीजन में ले सकते हैं कि ठीक है, हम सर्च के प्रोविजंस को एक बार गो थ्रू करके आ जाएंगे जिससे आपका यहाँ पे 103 का रिवीजन हो जाएगा। और जो रिकॉर्ड की कॉपीज होगी वो शीघ्र नियर मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी। मतलब जो भी रिकॉर्डिंग वगैरह की है उनकी कॉपीज वगैरह होगी, जो भी पास में मजिस्ट्रेट होगा उसको भेजी जाएगी, लेकिन 48 घंटों के बाद नहीं भेजी जाएगी, 48 घंटों के अंदर अंदर ही भेजी जाएगी। और जो तलाशी लेने वाला जो स्थान होगा, उसका जो ऑनर होगा, उसका कब्जाधारी होगा, जो भी व्यक्ति होगा, उसको उसकी कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट में दी जाएगी, किसी भी तरीके का कोई शुल्क वगैरह नहीं लिया जाएगा। अब आता है सेक्शन 186। सेक्शन 186 बात करता है कि वही सेक्शन है जो सीआरपीसी का है सेक्शन 166। क्या कह रहा है, पुलिस थाने का जो भारसाधक अधिकारी है कब किसी अन्य अधिकारी से तलाशी वारंट जारी करने की अपेक्षा कर सकता है, when officer in charge of police station may require another to issue search warrant। क्या होगा, पुलिस ऑफिसर, कौन सा पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, किसी दूसरे पुलिस स्टेशन के भारसाधक अधिकारी को जो दूसरे जिले में है तलाशी करने के लिए कह सकता है। एक पुलिस स्टेशन है यहाँ पे और एक पुलिस स्टेशन है यहाँ पे। इस पुलिस स्टेशन के भारसाधक को लगता है कि भाई इसकी तलाशी है वो यहाँ पे की जानी है, ठीक है, इस प्लेस पे तलाशी की जानी है, तो इसके जो पुलिस ऑफिसर होगा इसको भेजेगा कि भाई ये दूसरे जिले में तलाशी करने के लिए कह सकता है।
और ऐसा जो ऑफिसर होगा वो सेक्शन 185 के अकॉर्डिंग कार्यवाही करेगा, प्रोसीडिंग्स करेगा। अगर उसको कोई वस्तु मिलती है, मान लीजिए इसको कोई वस्तु वगैरह मिल गई है, तो उसे उस ऑफिसर के पास भेजेगा जिसने उसको तलाशी लेने के लिए कहा था। किसके पास भेजेगा? इस वाले ऑफिसर को के पास भेज देगा सारी वस्तुओं को, क्योंकि इसी ने कहा था ना तलाशी वगैरह लेने के लिए। तो पुलिस ऑफिसर जो तलाशी करवाना चाहता है किसी दूसरे थाने की सीमाओं में जाकर भी तलाशी कर सकता है यदि आवश्यक हो तो। अगर इसको लगे कि भाई मेरे को यहाँ पे जाके तलाशी करनी चाहिए, तो ये खुद क्या करेगा, इस वाले प्लेस पे जाके और तलाशी कर सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद जो तलाशी लेगा वो पुलिस ऑफिसर जिसकी स्थानीय अधिकारिता में वो तलाशी लेनी है उसे सूचना देगा। ये ऑफिसर यहाँ जाना चाहता है तो इस वाले पुलिस ऑफिसर को सूचना देगा कि भाई मैं तुम्हारे प्लेस में आ रहा हूँ तलाशी लेने के लिए। और मजिस्ट्रेट को 185 के क्लोज 1 और 3 में अभिलेखों की प्रतिलिपि देगा। अभी हमने देखे थे ना कॉपीज वगैरह देते हैं मजिस्ट्रेट को, तो वो मजिस्ट्रेट को कॉपी वगैरह देंगे। और जिस प्लेस की सर्च हुई है उसके स्वामी अधिभोगी को भी प्रतिलिपि देंगे। इस वाले पुलिस ऑफिसर के एरिया में कोई एरिया है, इसकी तलाशी ले रहा है, तो इसके जो अधिभोगी होगा, इसका जो स्वामी होगा, इसका जो ऑनर होगा, इसका जो कब्जाधारी होगा, उसको इसकी सर्च वगैरह की जो भी चीजें होंगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट में दी जाएगी। ठीक है, आई बात समझ में? बात करते हैं आगे। सेक्शन आता है 187। सेक्शन 187 बात करता है कि वही सेक्शन है जो कि है 167 ऑफ सीआरपीसी। अगर 24 घंटे में अन्वेषण पूरा ना किया जाएगा तो क्या प्रोसीजर फॉलो होगा? प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन 24 आवर्स। पुलिस थाने का 12 तक अधिकारी यानी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन या उप निरीक्षक से अनिम्न पुलिस अधिकारी क्या करेगा? जो भी नियर मजिस्ट्रेट होगा उसको अभियुक्त तथा डायरी की कॉपी भेजेगा। ठीक है, अन्वेषण पूरा नहीं हो जाता तो क्या प्रोसीजर होगा उसके बाद बता रहे हैं। पुलिस अभिरक्षा में भेजना, समय समय पर उसे कुल 15 दिन तक निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत कर सकेगा। मतलब मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उसको पुलिस अभिरक्षा में भेजेगा और 15 दिनों तक उसको निरुद्ध किया जा सकता है। और फिर उसके बाद जो मजिस्ट्रेट होगा वो अभियुक्त व्यक्ति का निरोध 15 दिन से आगे के लिए भी बढ़ा सकता है। 15 दिन के लिए कहा, इससे ज्यादा भी बढ़ा देगा अगर पर्याप्त आधार है, उसको लगता है कि भाई इसको इन्वेस्टिगेशन के लिए या आगे कार्यवाही करने के लिए उसको और अभिरक्षा में रखना चाहिए तो वो उसको और आगे भी रख सकता है। कितना हो सकेगा? 90 दिन तक रख सकता है जब अपराध डेथ, एलआई या 10 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराध के संबंध में हो, और 60 दिन से अधिक अवधि के लिए प्राधिकृत नहीं करेगा किसी अन्य अपराध के संबंध में। मतलब डेथ वाली बात आ गई, आजीवन कारावास की बात आ गई, 10 वर्ष से अधिक के कारावास की बात आ गई तो 90 दिन हो जाएगा। परंतु इनसे जो भी भिन्न मामले होंगे उसमें 60 दिन से ज्यादा किसी भी हालत में नहीं बढ़ाएगा। यह अवधि बीत जाने पर यदि जमानत देने को वो तैयार हो जाता है और दे सकता है, जमानत प्रतिभूति वगैरह जमा करा सकता है, तो उसे छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, एक स्टोरी की जैसे बात चल रही है, पुलिस अधिकारी होगा, मजिस्ट्रेट को कॉपी वगैरह भेजेगा, मजिस्ट्रेट उसको 15 दिन तक निरुद्ध रखेगा, 15 दिन से आगे भी अवधि बढ़ा सकता है, 90 दिन करेगा यदि अपराध डेथ के संबंध में है, आजीवन कारावास के संबंध में है, 60 दिन कर सकता है यदि इनसे भिन्न यानी कि इनके अलावा किसी अन्य अपराध के संबंध में है, और अगर ये अवधि बीत जाती है, वो जमानत देने के लिए तैयार हो जाता है, तो उसको जमानत देके उसको छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अगर मजिस्ट्रेट क्या करेगा, पुलिस अभिरक्षा में निरोध तब तक प्राधिकृत नहीं करेगा जब तक अभियुक्त को व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर अभियुक्त जो होगा वो पर्सनली व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं होता तो उसको निरोध प्राधिकृत नहीं करेगा। और मजिस्ट्रेट जो होगा वो ऑडियो वीडियो माध्यम से न्यासी अभिरक्षा व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए बना सकेगा। यानी जो जुडिशियल कस्टडी होती है ना उसको बढ़ा सकेगा, व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए बना सकेगा उसके लिए। ठीक है ना? जुडिशियल कस्टडी को पर्सनल रूप से पेश होने के लिए बढ़ा सकेगा। मजिस्ट्रेट उसको निरोध तब तक प्राधिकृत नहीं करेगा जब तक कि उसको मजिस्ट्रेट तब तक प्राधिकृत नहीं करेगा जब तक कि वो पर्सनल पेश नहीं होता है, और उसकी जो मजिस्ट्रेट होगा वो ऑडियो वीडियो साधनों के द्वारा उसकी जो जुडिशियल कस्टडी होती है उसको व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए बढ़ा सकेगा। फिर आता है सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, यानी कि वो क्या करेगा, हाईकोर्ट के द्वारा इस निमित्त अगर हाईकोर्ट द्वारा सशक्त ना किया गया हो तो पुलिस की अभिरक्षा में निरोध प्राधिकृत नहीं करेगा। यानी कि सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को ऐसी पावर नहीं दी गई है, और अवधि समाप्त होने पर व्यक्ति को तब तक अभिरक्षा में रखेगा जब तक कि वो जमानत नहीं देता था। और अगर अभियुक्त व्यक्ति पेश हुआ ही नहीं, ऑर्डर हो गया, साइन हो गया उसके द्वारा, या फिर ऑडियो वीडियो के द्वारा, पेशी के द्वारा उसको सिद्ध कर दिया जाता है।
यानी वो टाइम पीरियड बीत गया, तब तक व्यक्ति को अभिरक्षा में रखेंगे अगर जब तक कि वो जमानत नहीं देता है। और अगर ये प्रश्न उठता है कि क्या कोई अभियुक्त व्यक्ति मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया था, तो वो कैसे सिद्ध किया जाएगा? ऑडियो वीडियो के द्वारा उसकी पेशी को सिद्ध किया जाएगा कि हाँ जी वो व्यक्ति हाजिर हो गया था। अगर 18 वर्ष से कम आयु की महिला है, कोई सामाजिक संस्था और प्रतिप्रेक्षण गृह में उसको निरोध रखा जाएगा। ऐसा होगा जो पुलिस थाना जेल से भिन्न स्थान पर पुलिस अभिरक्षा नहीं की जा सकती है। मतलब जो पुलिस अभिरक्षा होगी वो कहाँ पे की जाएगी? पुलिस थाना, जेल या फिर कोई राज्य सरकार वगैरह होती है ना, वो घोषित करती है कि भाई ये जगह जेल होगी, उस जगह उसको अभिरक्षा में निरुद्ध किया जाएगा, उससे अलग जगह पे निरुद्ध नहीं किया जाएगा। अब आता है जहाँ न्यायिक मजिस्ट्रेट ना हो वहां एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को पावर दी गई है, और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट 7 दिन से ज्यादा निरोध प्राधिकृत नहीं करेगा। जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होगा, कार्यपालक मजिस्ट्रेट होगा, वो 7 दिन से ज्यादा की निरोध प्राधिकृत नहीं करेगा। और अवधि बीत गई, समय बीत गया, पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के जो मामले के अभिलेख, डायरी वगैरह होंगे उनको जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भेज दिया जाएगा। न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं उनको भेज दिया जाएगा। न्यायिक मजिस्ट्रेट यहाँ पे आता है फर्स्ट क्लास, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर आता है निरोध देने वाला मजिस्ट्रेट कारण अभिलिखित करेगा और सीजेएम को अपने ऑर्डर की कॉपी देगा। ठीक है, कौन देगा? अगर सीजेएम को ही दिया गया है डायरेक्ट तो सीजेएम किसी को कॉपी देने जाएगा, खुद को कॉपी तो लेना देगा। लेकिन अगर किसी सीजेएम से भिन्न मजिस्ट्रेट होगा तो वो सीजेएम को ऑर्डर की कॉपी वगैरह होगा देगा। और अन्वेषण जो होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा, गिरफ्तारी से, जब से गिरफ्तार किया गया है 6 मास के अगर अन्वेषण अगर समाप्त नहीं होता है तो अन्वेषण को रोक दिया जाएगा। मतलब अगर इन्वेस्टिगेशन जो होता है 6 महीने के अंदर खत्म नहीं होता तो इन्वेस्टिगेशन को रोक दिया जाएगा। यदि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ये साबित न कर दे कि विशेष कारण से न्यायहित में आगे अन्वेषण करना आवश्यक है, रोक देगा। अगर उसको लगता है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है वो ये बोलता है कि भाई इसको इन्वेस्टिगेशन को आगे चलाना आवश्यक है, पर्याप्त कारण है, तो नहीं रोकेगा, अदरवाइज उसको रोक देगा। और अन्वेषण रोकने के ऑर्डर को रद्द किया जा सकता है यदि सेशन कोर्ट को लगे कि आगे और अन्वेषण किया जाना है। इसका मतलब होगा पर्याप्त कारण होगा तो भी अन्वेषण आगे चलेगी, और अगर सेशन कोर्ट को लगता है कि आगे अन्वेषण की जानी चाहिए तो भी आगे अन्वेषण चलती रहेगी। सेक्शन 188 जो बात कर रहा है वही बात करता है सेक्शन 168 ऑफ सीआरपीसी। कहता है कि अधीनस्थ पुलिस अधिकारी के द्वारा अन्वेषण की रिपोर्ट किसको दी जाएगी? पुलिस थाने का जो भारसाधक अधिकारी होगा उसको दी जाएगी। ठीक है ना, समझ में आ गई बात? रिपोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर किसको देगा? जब कोई अधीनस्थ पुलिस अधिकारी होगा इस चैप्टर के अकॉर्डिंग कोई अन्वेषण वगैरह करेगा, इन्वेस्टिगेशन वगैरह करेगा, तब वह उस अन्वेषण के परिणाम की रिपोर्ट पुलिस के भारसाधक अधिकारी को देगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे सेक्शन 189 की। 189 क्या बोल रहा है कि जो बात करता है 169 किसका? सीआरपीसी का। तो जब साक्ष्य अपर्याप्त हो तब अभियुक्त को छोड़ देना। तो क्या होगा? पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को लगे कि पर्याप्त साक्ष्य नहीं है, उसको उचित संदेह विद्यमान है, तो बंद पत्र निष्पादित करके यानी बॉन्ड भर के उसको छोड़ देगा, और उसको जब चाहे कहेगा कि भाई इस समय हाजिर हो तो उसको हाजिर होना पड़ेगा। अब हम आगे बात करते हैं 190 वही सेक्शन है जो सेक्शन होता है 170 सीआरपीसी का। जब साक्ष्य पर्याप्त है तब मामलों को मजिस्ट्रेट के समक्ष भेज दिया जाना। यानी कि अपर्याप्त था तो बताया था क्या होगा, अब पर्याप्त है तो बताते हैं क्या होगा। कि साक्ष्य पर्याप्त है तो मामले को सक्षम मजिस्ट्रेट के पास भेज देंगे। अभियुक्त को अगर जमानत दे सकते हैं तो दे सकेंगे, उसको कहेंगे कि भाई तुझे हाजिर होना है तो वो हाजिर होएगा, और उसे प्रतिभूति देने का भी निर्देश दिया जाएगा। ठीक है, फिर कहता है पुलिस ऑफिसर जब अक्यूज्ड को मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा तो आवश्यक वस्तु वगैरह, उसके पास कोई भी आयुध वगैरह होंगे, आर्म्स वगैरह होंगे, जो कुछ भी होंगे उसको मजिस्ट्रेट को दिखा देगा, निष्पादित करने के लिए कहेगा। उसके बाद जो तथ्यों आदि को हो उसे बताएगा। मतलब मजिस्ट्रेट को जो भी तथ्य वगैरह होंगे वो बताए जाएंगे। अभियुक्त को हाजिर होने के लिए, साक्ष्य देने के लिए, बंद पत्र वगैरह निष्पादित करने के लिए कहा जाएगा। और बंद पत्र में सीजेएम का कोट होगा, मतलब सीजेएम कोट को कहा जाएगा बंद पत्र वगैरह की। और वह अधिकारी जिसके प्रेजेंस में बॉन्ड निष्पादित किया जा रहा है उस बॉन्ड की कॉपी को व्यक्तियों को देगा, उसे एग्जीक्यूट करेगा, और रिपोर्ट किसको देगा? मजिस्ट्रेट को देगा। देखिए कहानी की जैसे चलती जा रही है तो हमको भी इसको कहानी की जैसे ही देखना है। सेक्शन 191 वही सेक्शन है जो सीआरपीसी का है 171। परिवादी और साक्षियों से पुलिस अधिकारी के साथ जाने की अपेक्षा ना किया जाना और उनका अवरुद्ध ना किया जाना।
इसका मतलब कंप्लेनेंट एंड विटनेस नॉट टू बी रिक्वायर्ड टू अकम्पनी पुलिस ऑफिसर एंड नॉट टू बी सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्ट। इसका मतलब हो गया कि परिवादी या साक्षी जो भी कोर्ट वगैरह जा रहा होगा, ये आवश्यक नहीं है कि पुलिस ऑफिसर के साथ ही जाए। मतलब अगर उसको लगेगा तो वो स्वयं भी जा सकता है, और उसको लगे कि पुलिस ऑफिसर के साथ जाना है तो पुलिस ऑफिसर के साथ जा सकता है। और उसे किसी भी तरीके की कोई संकट, बाधा, कष्ट वगैरह जो कुछ भी होगा ना, वो नहीं पहुंचाया जाएगा, और उसको कहा जाएगा कि बंद पत्र के द्वारा प्रतिभूति दे और हाजिर हो। परंतु अगर परिवादी या साक्षी हाजिर होने से इनकार करता है तो सेक्शन 190 के अकॉर्डिंग बंद पत्र, अगर जो 190 के अकॉर्डिंग उसको बंद पत्र निष्पादित करना था वो भी करने से मना करता है, तो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, उसे मजिस्ट्रेट के पास कस्टडी में भेज देगा। और कब तक कस्टडी में रखेगा, जब तक कि वो बॉन्ड निष्पादित ना कर दे या मामले की सुनवाई वगैरह खत्म नहीं हो जाए। अब हम बात करते हैं सेक्शन 192 की। 192 बात करती है डायरी की। डायरी कौन सी, अन्वेषण कार्रवाइयों की, इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग्स की। वही सेक्शन है जो सीआरपीसी में होता है 172। इन्वेस्टिगेशन, पुलिस ऑफिसर किए गए अन्वेषण को केस डायरी में लिखेगा। एक केस डायरी होती है, उसमें लिखेगा। अब ये जो डायरी वगैरह होती है, इसमें क्या होगा, सूचना का समय कि उसको सूचना वगैरह कब मिली, उसने इन्वेस्टिगेशन कब से स्टार्ट किया, कब खत्म किया, वो इन्वेस्टिगेशन कहाँ पे की, उसका स्थान वगैरह, साक्षियों के कथन, जो भी एविडेंस, जो विटनेसेस के स्टेटमेंट वगैरह होंगे वो केस डायरी में लिखे जाएंगे। और डायरी जो होगी उसको बिल्कुल जिल्द विल्द चढ़ा के, जिल्द क्या होती है, आप देखते थे पहले बाइंडिंग वगैरह होके रहती थी, ऐसे बाइंडिंग वगैरह के सुंदर से बाइंडिंग वगैरह करके रखते थे, उसकी बात की जा रही है। उसमें संख्या वगैरह अंकित होगी। जांच और विचारण करने वाला न्यायालय डायरी अपने पास मंगा भी सकता है, और अभियुक्त या अभिकर्ता डायरी नहीं मांग सकता, पुलिस मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए उपयोग कर सकती है। किस चीज का, डायरी का। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसमें साथ साथ अप्लाई होते हैं सेक्शन 148 और 164 ऑफ बीएसए। ये हम कैसे देखेंगे, ये आप लोगों का है होमवर्क की, एक बार इनको रीड आउट करके आना है नेक्स्ट क्लास में कि भाई बीएसए में इन सेक्शंस को क्या बता रखा है, क्या कह रखा है इसके अंतर्गत। सेक्शन आता है 193। 193 कहता है, वही सेक्शन है जो 173 है सीआरपीसी का। अन्वेषण के समाप्त हो जाने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट, अन्वेषण बिना किसी देरी के पूरा किया जाएगा। और अगर बलात्कार आदि के मामले हैं, रेप से रिलेटेड प्रोविजन है तो, या फिर पॉक्सो एक्ट जो होता है हमारा, उससे रिलेटेड सेक्शन है 4, 6, 8, 10, तो अन्वेषण जो होगा वो 2 माह के अंतर्गत पूरा किया जाएगा। कब से, जब से पुलिस ऑफिसर को ऐसी सूचना मिलेगी। और अन्वेषण पूरा होने के बाद पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान करने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट को स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा विहित प्रारूप में एक रिपोर्ट भेजी जाएगी। ठीक है, अब ये देखा जाएगा कि अन्वेषण पूरा होने के बाद कौन देगा रिपोर्ट, कैसे दी जाएगी, कौन सा होगा सशक्त मजिस्ट्रेट। पुलिस ऑफिसर जो होगा 90 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन की प्रोग्रेस सूचना देने वाले को, पीड़ित को देगा। और अधिकारी उस व्यक्ति को जिसने सबसे पहले सूचना दी थी उसको भी स्टेट गवर्नमेंट जो प्रारूप बता रखा है उसके अकॉर्डिंग क्या देगा, उसको जो प्रतियां वगैरह होती है ना वो सब देगा। और आगे देगा कि आगे और इन्वेस्टिगेशन करने वगैरह का निर्देश दे सकता है। ठीक है, यहाँ पे जो दी जाएगी वो दी जाएगी कॉपीज। ठीक है, किस तरीके से सूचना मिली, क्या था, जो भी तथ्य वगैरह होते हैं वो सब। फिर बोल रहा है कि रिपोर्ट के आधार पर लगे कि अभियुक्त को बॉन्ड या जमानत पर छोड़ दिया जाए तो वे क्या करेगा, मजिस्ट्रेट या तो उन्मोचन कर देगा, डिस्चार्ज कर देगा, या फिर उसको अदर कोई भी पर्याप्त कारण दिखता है वो दे देगा। और सेक्शन 190 की रिपोर्ट के संबंध में पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट को जो रिपोर्ट भेजेगा उसके साथ साथ निम्नलिखित चीजें भी भेजेगा, डॉक्यूमेंट्स भेजेगा, जो भी रिलेवेंट चीजें होती है, रिलेवेंट सार होता है वो भेजेगा। और सेक्शन 180 में जो लिखित कथन होंगे, साक्षियों के रूप में परीक्षा करने का जो उसका अभियोजन वगैरह होगा वो सब भी देगा उसको। ठीक है, और यदि पुलिस ऑफिसर को लगे कि कथन का कोई विषय वस्तु से संबंध नहीं है और न्यायहित में लगता है, उसको लोकहित के विरुद्ध है, तो उस पार्ट को बताएगा, और उस पार्ट को कट करके जो भी लोकहित के विरुद्ध होगा, न्याय के विरुद्ध होगा, मजिस्ट्रेट से रिक्वेस्ट करेगा कि इसको यहाँ से कट कर दिया जाए। और अभियुक्त क्या करेगा, जो मजिस्ट्रेट को पेश करेगा डॉक्यूमेंट के साथ साथ पुलिस रिपोर्ट की आवश्यक कॉपी भी पेश करेगा। अगर किसी तरीके की इलेक्ट्रॉनिक संसूचना होगी तो उसके द्वारा भी रिपोर्ट को सर्व किया हुआ माना जाएगा।
अगर कभी इलेक्ट्रिक जैसे होता है ना, मोबाइल से मैसेज वगैरह कर देते हैं तो अपन दिखा देते हैं ना कि देखिए पहुंच गया। इसका ऐसे उदाहरण समझो, आप पेटीएम करते हैं या फोन पे पैसे ट्रांसफर करते हैं। फोन पे आपने ट्रांसफर किए तो दुकान वाले को दिखाता है ना, देखो आपका पेमेंट हो गया, तो एक तरीके से वो रिपोर्ट सर्व हुई मानी जाएगी। अगर ऐसे दिखा देगा कि देखो मैंने दे दिया था ये, तो उसको सर्व हुआ माना जाएगा। जैसे अपन फोन पे दिखाते हैं ना, देखो फोन पे कर दिया, आपके पास पहुंच गए होंगे पैसे, तो वो बोलता है हाँ पहुंच गए। वो बार बार जाके मैसेज थोड़ी ना चेक करता है, या बैंक अकाउंट की डिटेल थोड़ी ना चेक करने लग जाता है, वो है। फिर अतिरिक्त तथ्य आदि पुलिस ऑफिसर को मिले तो मजिस्ट्रेट को भेजेगा। मतलब पुलिस ऑफिसर को अन्वेषण के दौरान अगर कोई और तथ्य मिलते हैं तो वो मजिस्ट्रेट को भेजेगा, परंतु विचारण के दौरान अन्वेषण कोर्ट के परमिशन के अनुसार ही होगा, अन्यथा नहीं होगा। और कितने दिनों में पूरा किया जाएगा? 90 दिनों में पूरा किया जाएगा। अब आता है सेक्शन 194। 194 आता है, वही सेक्शन है जो है 174 ऑफ सीआरपीसी। क्या बोल रहा है? आत्महत्या आदि पर पुलिस की जांच और रिपोर्ट देना। कई बार आप देखते होंगे, सुनते होंगे कि उस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। अगर आप इसको 174 जो सीआरपीसी का है और 194 जो बीएनएसएस का है, अगर आप इसको याद रखना चाहते हैं तो आप इसको याद कर सकते हैं सुशांत सिंह की मृत्यु से। सुशांत सिंह की जो हुई थी वो मृत्यु, जिसको कि आत्महत्या माना गया था, ठीक है ना। आप लोगों को पता होगा इस बारे में कि सुशांत सिंह की ये सिचुएशन में था कि आत्महत्या हुई है, हत्या हुई है। तो क्या होता है, आत्महत्या आदि पर पुलिस की जांच और रिपोर्ट देना। जैसे ही क्या होता है, जैसे मान लीजिए सुशांत सिंह ने क्या की थी, आत्महत्या की थी, तो क्या हुआ था, पुलिस ऑफिसर जो भी थाने का पार्षद अधिकारी होता है उसको, या स्टेट गवर्नमेंट ने कोई प्राधिकृत ऑफिसर का है, उसको सूचना मिले कि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। ये मान लीजिए सुशांत सिंह ने आत्महत्या कर ली, उनको पता चला था, या फिर उनको लगता है कि उसको किसी अन्य ने मारा है, या वो किसी मशीन से मर गया, मतलब किसी यांत्रिक चीज के अंतर्गत आ गया, एक्सीडेंट में मर गया, और उसका संदेह है कि उसके साथ कोई अपराध वगैरह किया गया है, तो मृत्यु समीक्षा करने वाले एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना दी जाएगी। ये क्या करेगा, पुलिस ऑफिसर या ये जो अधिकारी होगा ये किसको देगा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को जाके सूचना देगा। ये क्या करेगा, घटनास्थल पर स्वयं जाएगा, यहाँ पे जो 2 प्रतिष्ठित लोग होंगे उनकी प्रेजेंस में इसका इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करेगा। कौन करेगा इन्वेस्टिगेशन? पुलिस ऑफिसर करेगा। और मृत्यु के दिखाई दिए कारणों को अभिलिखित करेगा। मान लीजिए वो पंखे पे लटका हुआ मिला था, जमीन पे गिरा हुआ मिला था, जो भी उसकी सिचुएशन थी उसको लिखित करेगा। उसकी बॉडी पे जैसे किसी चीज के घाव वादी हो उनका वर्णन करेगा। जैसे कि आपने देखा था उसके गले पे रस्सी के निशान थे, या ऐसे था कि उसको गला दबाया गया, ऐसे तरीके के अगर कोई निशान होंगे तो उनको नोट करेगा। और रिपोर्ट पर पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन के साइन होंगे। अदर पर्सन कौन थे? वो जो 2 प्रतिष्ठित व्यक्ति आए थे ना, उनके साइन होंगे। और रिपोर्ट जो होगी डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को 24 घंटे में भेज दी जाएगी कि भाई एक व्यक्ति मरा है, इसकी मृत्यु के ये कारण है, इसकी बॉडी पे ये साइन वगैरह मिले हैं, ये मार्क वगैरह मिले हैं, ये सब चीजें हो जाएगी। जब कोई महिला 7 वर्ष के अंदर, मतलब 7 वर्ष कब से, विवाह के बाद 7 वर्ष के अंदर आत्महत्या कर लेती है, या विवाह के बाद 7 वर्ष के अंदर ऐसी परिस्थिति में मृत्यु हुई कि उसके साथ कोई अपराध किया गया, यानी कोई क्रूएल्टी वगैरह की गई, ठीक है, इस तरीके की कोई चीज पता हुई, उसकी मृत्यु से संबंधित नातेदार ने कोई रिक्वेस्ट करी कि भाई हमारी जो बेटी है, जो भी रिश्तेदार हुए, बेटी बहन जो भी, जिसको भी आप समझ रहे हैं, कि उसकी ने ना उसके संबंध में उसने रिक्वेस्ट करी कि इसकी जांच की जाए, क्योंकि ये तो बहुत चुलबुली थी, हंसी मजाक वाली लड़की थी, ऐसा कर ही नहीं सकती, ऐसा बोलते हैं ना कई बार, तो इस तरीके की रिक्वेस्ट वगैरह की जाती है। उसकी डेथ के बारे में डाउट वगैरह हो जाता है, किसी अदर रीजन की वजह से पुलिस ऑफिसर ऐसा नहीं करे, ऐसा करना नहीं समझे तो वो क्या करेगा, उसके कारण वारण बताएगा। और नियमों के अधीन रहते हुए, नियम कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। शरीर खराब ना हो जाए, मतलब वो जो बॉडी वगैरह है वो खराब ना हो जाए, तो क्या होगा, या फिर कोई मौसम खराब है, जैसे गर्मी वगैरह हो रही है, उनको लग रहा है कि भाई बॉडी खराब हो जाएगी, या कोई अदर रीजन होगा, तो क्या करेगा, शरीर की परीक्षा के लिए यानी पोस्टमार्टम वगैरह के लिए निकटतम सिविल सर्जन के पास में या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त चिकित्सक के पास में उसको भेजेगा। और डीएम और एसडीएम स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, या जो डीएम सशक्त करेगा उस मजिस्ट्रेट के द्वारा मृत्यु की समीक्षा करा सकेगा। ठीक है, मृत्यु समीक्षा का कौन सा सेक्शन है हमारा, 194, जो सीआरपीसी में होता है 174। ठीक है, बात करें नेक्स्ट सेक्शन की। सेक्शन आता है 195। 195 करता है व्यक्तियों को सम्मन करने की शक्ति। यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, सम्मन सर्व किया जा रहा है व्यक्तियों को। तो पुलिस ऑफिसर ऐसे व्यक्ति जो मामले से परिचित है उनको 2 या अधिक व्यक्तियों को लिखित ऑर्डर के द्वारा सम्मन कर सकता है।
ठीक है। और उसको किसके लिए करेगा, हाजिर होने के लिए या प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। प्रश्न किससे संबंधित नहीं होंगे भाई, वो क्या करेंगे, उत्तर की प्रवृत्ति, आरोप, शास्ति के संपर्क, मतलब उसके प्रश्न इस तरीके के होंगे कि वो उसको अपराध में फंसाए, उसको कोई शास्ति दिलवाए, तो इस तरीके के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। पर जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उनका सही सही उत्तर देने के लिए वो व्यक्ति आबद्ध होगा, बाउंड होगा। फिर तथ्यों से कॉग्निजेबल अगर ऑफेंस होता हुआ दिखता है तो पुलिस ऑफिसर व्यक्ति से कोर्ट में पेश होने को नहीं कहेगा। इसमें कौन सा सेक्शन संबंधित आएगा, इससे संबंधित सेक्शन आएगा सेक्शन 190। अगर सेक्शन 190 से संबंधित कोई अपराध लगता है तो उसको कोर्ट में पेश होने के लिए नहीं कहेगा। इसके बाद बात आती है हमारे सेक्शन 196, मृत्यु के कारण के मजिस्ट्रेट के द्वारा जांच। कोई व्यक्ति मर गया, कहाँ पे, पुलिस अभिरक्षा में, पुलिस कस्टडी में, स्त्री ने आत्महत्या की विवाह के 7 वर्ष के भीतर, या किसी महिला के संबंध में किसी ने उसके साथ कोई अन्य अपराध किया है, तो मृत्यु से समीक्षा करने वाला मजिस्ट्रेट जांच करेगा, यानी कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो होता है वो जांच करेगा। या जैसे अभी हमने देखा था डीएम, एसडीएम, या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो नियुक्त या डीएम के द्वारा जो नियुक्त मजिस्ट्रेट वगैरह होता है वो उसकी जांच करेगा। और इस संबंध में मृतक के दबे शरीर को भी निकलवा सकता है। मान लीजिए पता चला कि वो जो व्यक्ति था उसकी बॉडी को दफना दिया गया है, ठीक है, दफना दिया गया, तो उसकी बॉडी को बाहर निकलवा सकता है, उसकी जांच वगैरह कर सकता है। फिर इसके बाद साक्ष्य के लिए मृतक के नातेदार जो रिलेटिव होते हैं, माता पिता पेरेंट्स होते हैं, मित्र वगैरह फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, उनको एक इन्फॉर्मेशन देगा। और मजिस्ट्रेट जांच आदि के लिए मृतक के शरीर को 24 घंटे के अंदर निकटतम सर्जन आदि को उपलब्ध करवाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 13। इसके हमने पार्ट ए पहले किया था, आज हमने कंप्लीट किया है पार्ट बी। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आपको इसको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को अपने चैनल के साथ जोड़ना है। अब ये चैनल जबकि आप इससे पढ़ रहे हैं तो ये चैनल आपका ही चैनल है, आपको इसको अपने दोस्तों के साथ जोड़ना है। ऐसी चीज है जो सभी को मिले। नए एक्ट हैं, एक बार हमारी आंखों के आगे से गो थ्रू हो जाएंगे। अगर हम वीडियो के अगर हम एक्ट लेके बैठते हैं तो हमको लगता है कि यार कैसे पूरा करेंगे इस एक्ट को, इसको कैसे चालू करें, कैसे खत्म करें, तो वो क्या होता है हमारे पास रहता है। आपको वीडियो के माध्यम से क्या मिलेगा कि भाई आप इस एक्ट को एक बार कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, कि भाई जिससे चलो भाई हमको बेसिकली इसमें चीजें क्या क्या है, कौन से चैप्टर कौन सी क्या बात कर रहा है, कौन सा मजिस्ट्रेट होगा, ये सारी चीजें जो होगी वो हमको पता चल जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वीडियोस को देखना है, अपना एक्ट लेके बैठिए और वीडियोस को देखना शुरू कीजिए और कंप्लीट सीरीज को देखिए। टाइम पे अपना कोर्स कंप्लीट कीजिए, जुडिशरी की वैकेंसी कभी भी अनाउंस हो जाएगी और फिर आपको लगेगा कि मैटर होते हुए हम लोग अपने मैटर का फायदा नहीं उठा पाए। ठीक है, तो जुड़े रहिए डीलो जंक्शन के साथ, मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।